हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आदित्य कुमार झा आप सबों के साथ। और आज एक पुनः एक नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच हूं। आज का हमारा टॉपिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और आज इनके जीवन पर हम चर्चा करेंगे, बचपन से लेकर के अंत तक किस प्रकार इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, भारत को आज़ादी दिलाई, एकीकृत भारत का निर्माण किया। आज इस विषय पर हम आपके साथ रहेंगे, तो वीडियो पूरा देखिए। और इनकी जो जीवनी है तो उसको मैं बिना देर किए वो आपके बीच मैं रखता हूँ। ठीक है, तो किसान नेता के रूप में भारत की राजनीति में प्रवेश करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दृढ़ निश्चयी देशभक्त थे। और उनका जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के बोरसद ताल्लुक के करमसद नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था झवेर भाई पटेल और माता का नाम था श्रीमती लाड़ बाई। पिता एक साधारण किसान थे, माता पिता दोनों ही सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श को मानने वाले थे। माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से बालक वल्लभ का पालन पोषण किया। बालक वल्लभ की आंखों में एक अद्भुत अद्भुत चमक दिखाई पड़ती थी। होनहार होने के जो लक्षण थे उनमें बचपन से ही विद्यमान थे। कुछ बड़ा होने पर वल्लभ का जो दाखिला था, मतलब एडमिशन, बच्चा बड़ा हुआ तो एडमिशन पढ़ाने के लिए, तो वहीं पर नडियाद की एक पाठशाला में उनका एडमिशन करा दिया गया और वे मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। जन्मजात निर्भीकता जो थी वो समझिए उनको बचपन से ही विरासत में ही मिली थी। जो उनके पिता थे झवेर भाई पटेल, समझिए कि उन्हीं से उनको जो है सो निर्भीकता बचपन से ही जो है सो उसको मिली। जो उनके पिता थे वो बचपन में ही क्या कहते हैं 1857 में जो क्रांति हुई थी, तो चुपचाप घर से भाग करके और महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में जा कर के भर्ती हो गए थे। और वो उनके पिता ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया था। तो खैर इनकी पढ़ाई शुरू हुई। बचपन से ही निडर स्वभाव के थे, किसी से डरते नहीं थे। तो सन 1897 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इनकी इच्छा थी एक बैरिस्टर बनने की, है ना। इसलिए वो मैट्रिक के बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो आगे की पढ़ाई जो है सो, जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो कैसे होती, तो एक तरह से कहीं रुक गई। बाद में इन्होंने क्या किया कि घर में ही पढ़ाई करके 3 वर्षीय डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप उस समय होता था, यानी जिला अधिवक्ता की पढ़ाई होती थी, उसी को इन्होंने पूरा किया। और सन 1900 ईस्वी में उन्होंने अच्छे अंकों से यह परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो है सो गोधरा में अपनी वकालत भी करनी शुरू कर दी। इनकी इच्छा बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने की थी। सो इन्होंने ब्रिटेन की एक कंपनी थी, नाम था टॉमस कुक एंड सन्स, उससे इन्होंने संपर्क स्थापित किया। जो कंपनी थी, है ना, लंदन में जो है बैरिस्ट्री में दिलाने के लिए तैयार हो गई। उसने वल्लभ भाई पंत को लंदन बुलाने के लिए एक पत्र लिखा, परंतु पत्र उनके बड़े भाई के हाथ में लग गया और वे स्वयं लंदन जाने की जिद, मतलब उनके बड़े भाई जो थे वही चाह रहे थे कि हम ही जा कर के जो है सो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करें। तो इन्होंने सहर्ष जो है सो उनकी जो बड़े भाई की इच्छा थी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने उनके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी ले ली और उन्हें
जाने दी। इनका जो विवाह हुआ था वो अब मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, ठीक है। और 1903 में एक बेटी हुई, फिर 1905 में एक बेटे को जन्म दिया, ठीक है। इसके बाद कुछ समय से इनकी जो पत्नी थी वो अस्वस्थ रहने लगी, पेट में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। ऑपरेशन कराने के लिए अपनी पत्नी को जो है सो इनकी पत्नी को बम्बई ले जाया गया था, मुंबई। और मुंबई में जब इनका ऑपरेशन हो रहा था इनकी पत्नी का, ठीक है ना, तो ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ है ना, सफल ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और अंततः उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। तो पत्नी के निधन की सूचना देने के लिए जब उनके पास एक तार भेजा गया कि आपकी पत्नी अब नहीं रही, तो उस समय तो उसी का था, तार भेजा जाता था, इस तरह से मोबाइल फ़ोन तो था नहीं। तो उस समय जिस समय तार इनको मिला उस समय वो एक मुकदमे की पैरवी में व्यस्त थे, और तार हाथ में आने पर उन्होंने जल्दी से एक बार पढ़ा और जेब में डाल लिया। मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। और वो पत्नी के निधन का तार आया, एक बार पढ़ा और उसको क्या कर दिया, जेब में डाल दिया। और इसके बाद फिर तुरंत जो मुकदमे की वो क्या कहते हैं उसका बहस था उसमें वो व्यस्त हो गया। बहस के बाद मुकदमा जीत करके वे बाहर निकले तो उनके साथियों ने तार के बारे में पूछा। वल्लभ भाई ने बिल्कुल शांत स्वभाव से बताया कि तार में उनकी पत्नी के निधन का समाचार है। यह सुनकर वह सारे लोग चौंक गए कि आदमी है या फौलाद, पत्नी के निधन की खबर से बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं, सभी उनके धैर्य, सहन शक्ति और प्रतिबद्धता का लोहा मानने लगे थे। काम के प्रति अपनी लगन और मेहनत के बल पर वल्लभ भाई पटेल ने इतनी कामयाबी हासिल कर ली है ना, मतलब क्या कहते हैं, चरम पर था उनका जो है सो कामयाबी। और अपनी तर्क शक्ति, जो इंटेलिजेंस था उनका, तर्क शक्ति से बड़े बड़े अंग्रेज जजों को वो हिला कर रख देते थे। वकालत में इतनी कामयाबी पाकर भी वल्लभ भाई संतुष्ट नहीं हुए थे। वे विलायत जाकर वकालत की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए 1910 में वे चले गए विलायत। वहाँ पे रोमन लॉ का स्टडी किया। रोमन लॉ तो इन्होंने पहले ही स्टडी कर रखा था, ठीक है। तो कुछ समय बाद जब रोमन लॉ की परीक्षा हुई तो वल्लभ भाई ने उसमें भाग लिया और फर्स्ट डिवीज़न से उसको पास भी किया। पैसे का अभाव था और इनके पास कानून की किताबें खरीद कर पढ़ने का इनको सामर्थ्य नहीं था। इसलिए जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से 11-12 मील दूर चले जाते थे। वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक बैठ करके वहीं पर पुस्तकें पढ़ते थे। वल्लभ भाई ने अपने परिश्रम के बल पर, है ना, जो परिश्रम कहिए, जो परिश्रम उन्होंने किया, जो मेहनत उन्होंने किया, उसका फल उन्हें मिला। और बैरिस्ट्री की परीक्षा में भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को उन्होंने इतने तार्किक ढंग से उसका उत्तर दिया था कि जो एग्जामिनर थे, जो परीक्षक थे, वो भी उनसे काफ़ी प्रभावित हो गए थे। तो वल्लभ भाई पटेल की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर इंग्लैंड के अधिकारियों ने उनसे आग्रह किया था कि वे इंग्लैंड में ही रहकर कानून की शिक्षा देने का कार्य करें। इसके लिए उन्हें अच्छे वेतन का प्रलोभन भी दिया गया। लेकिन वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्होंने अपनी सेवा अपने देश को ही वो देना चाहते थे। इसलिए वो स्वदेश लौट आए, यानी कि भारत लौट। आरंभ में वल्लभ भाई जो थे गांधी जी के सिद्धांतों और विचारों का कोई विशेष महत्व नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे गांधी जी के विचारों का उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ने लगा कि वे प्रबल उनके समर्थक बन गए, गांधी जी के समर्थक बन गए। 1917 में दरियापुर के म्युनिसिपल बोर्ड के उपचुनाव में वल्लभ भाई को कैंडिडेट बनाया गया, प्रत्याशी बनाया गया, और उस चुनाव में वो निर्विरोध चुने गए, ठीक है। समझ लिए कि म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य बनने के बाद वल्लभ भाई के मन में राजनीति के प्रति एक रुचि जगी। अपने कार्यकाल में उन्होंने म्युनिसिपल बोर्ड की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। और 1917 में गुजरात सभा ने राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था। तब गांधी जी के भाषण को सुनकर वल्लभ भाई पटेल बहुत प्रभावित हुए थे।
इससे गांधी जी के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई थी। एक समय की बात है कि खेड़ा के किसान एक गंभीर समस्या से जूझ रहे थे और अत्यधिक वर्षा के कारण उनकी जो फसलें थी, किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। और ऐसी स्थिति में कानून के अनुसार जो है सरकार को लगान की वसूली स्थगित कर देनी चाहिए थी, क्योंकि फसल नष्ट हो गया था। लेकिन इसके विपरीत सरकार ने क्या किया कि इस लगान वसूल करने के लिए सरकार किसानों पर अत्याचार करने लगी और किसानों के बार बार न्याय मांगने पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो अप्रैल 1918 में खेड़ा के सत्याग्रह के लिए वल्लभ भाई ने गांव-गांव घूमकर करबंदी सत्याग्रह का संदेश किसानों तक पहुंचाया। ठीक है, यानी करबंदी के लिए सत्याग्रह था। तो उनके इस प्रयास से खेड़ा के किसान सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और किसानों का लगान माफ़ कर दिया। इस आंदोलन की सफलता का परिणाम यह हुआ कि गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल आगे की राजनीतिक गतिविधियों में एक दूसरे के पूरक के रूप में आते गए। गांधी जी ने गुजरात की राजनीति का दायित्व वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया और स्वयं पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने लगे। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड ने इन्हें पूरा झकझोर कर रख दिया और जलियांवाला बाग के भीषण हत्याकांड की इन्होंने कड़ी आलोचना करते हुए भारतीयों को समझाया था कि ऐसा निर्दयी और विवेकहीन सरकार को हिंदुस्तान पर शासन करने का कोई हक नहीं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था और वल्लभ भाई ने पूरे गुजरात में घूम घूम करके उसका प्रचार करने लगे असहयोग आंदोलन का। आंदोलन के दौरान ही उन्होंने खादी पहनना भी प्रारंभ कर दिया था। उनका जो पुत्र और उनकी जो पुत्री थी वो भी जो है सो अपने पिता के साथ वो भी खादी पहनना उन्होंने भी शुरू कर दिया। ठीक है, यानी बेटा बेटी भी उसी रास्ते पर चल। पुनः एक बार 1927 में क्या हुआ था कि सरकार ने बारदोली के किसानों पर लगान की दर बढ़ा दी थी और इससे किसान बौखला उठे। जब लगान का रेट बढ़ गया तो एक तो किसानों की स्थिति पहले से ही इतनी ख़राब थी कि वे पुराने दर पर ही लगान चुकाने के लायक नहीं थे और अब बढ़ी हुई दर पर लगान कैसे चुकाया जाए, यह एक गंभीर संकट था। तो बारदोली के किसानों ने अपनी समस्या वल्लभ भाई के सामने रखी। वल्लभ भाई ने उनसे कहा कि अपने भीतर लड़ने का साहस बढ़ाइए और एकता को दृढ़ कीजिए। केवल बाहरी कोलाहल से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वल्लभ भाई के आह्वान पर सभी किसानों ने उनके नेतृत्व में आंदोलन छेड़ दिया, जिसे नाम दिया गया बारदोली सत्याग्रह। वल्लभ भाई ने गांव वालों को इस तरह संगठित किया कि लगान मिलना तो दूर, गांवों में सरकारी अधिकारियों को भोजन और आने जाने के लिए सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया। क्या हुआ कि सरकार बौखला गई, किसानों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाने लगे सरकार के द्वारा और अंत में सरकार को घुटने टेकने पड़ गए। उसने लगान में वृद्धि का जो उसका आदेश था उसको वापस लेना पड़ा। इस सफलता के कारण गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी। तो इसी सफलता के बाद गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। याद रखिएगा इस चीज़ को। तभी से वो सरदार के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगी। 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया था तो सरदार पटेल ने भी इसमें भाग लिया था। सरकार ने गिरफ्तार किया, 500 रुपये का जुर्माना किया, 3 महीने का जेल किया, सारा सजा उन्होंने काटा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, अन्य नेताओं के साथ इन्हें भी अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये इसका लास्ट कहिए कि प्रिजनमेंट यानी कारावास था। इसके बाद इनका तबीयत जो है सो बिगड़ गया। लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी हुई। भारत को आज़ादी तो मिल गई और आज़ादी मिलने से पहले ही
याद कीजिए 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया था और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना और प्रसारण विभाग का कार्यभार सौंपा था और इन्होंने अपनी कार्य को बड़ी कुशलता से किया था। कहता है आज़ादी के बाद देश के सामने अनेक समस्याएं, बड़ी समस्याएं आई। हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए, कितने ही लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, लेकिन सरदार पटेल की सूझबूझ ने, है ना, इन सारी समस्याओं पर काबू पाया और हिंदू मुस्लिम दंगों को कठोरता के साथ दबा दिया। भारत छोड़कर जाते समय अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों को यह स्वतंत्रता दे दी थी कि चाहे तो वह स्वतंत्र रह सकती है अथवा भारत या पाकिस्तान किसी भी देश में अपना विलय कर सकती है। यह फ्रीडम दे दिया था अंग्रेज़ ने। तब क्या हुआ कि अंग्रेज़ की यह जो नीति थी निश्चित रूप से भारत की स्वतंत्रता और एकता में समझिए कि एक तरह से नासूर बन गई थी, नासूर का काम कर रही थी। तो सरदार पटेल को इस भावी खतरे का अनुमान तो पहले ही था, उन्होंने लगा लिया था। उन्होंने अधिकांश राजाओं और नवाबों को समझा बुझा करके भारत में सम्मिलित होने के लिए राजी कर लिया। उस समय देश की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम ने बार बार समझाने पर भी भारत में शामिल होना स्वीकार नहीं किया था और अंततः सरदार पटेल का जो धैर्य का बांध था वह टूट गया और उन्होंने इस पर कड़ा रुख अपनाया और कड़ा रुख अपनाने के बाद 5 दिनों के भीतर ही निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया। इस प्रकार उन्होंने देश की छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर भारत को एकता के सूत्र में बांधा और देश की समस्याओं से लगातार जूझते रहने के कारण धीरे धीरे सरदार पटेल का स्वास्थ्य जो था वो पूरी तरह से बिगड़ने लगा। काम के बोझ के कारण उन्हें विश्राम और चिकित्सा आदि के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिल पाया। जीवन भर देश सेवा में रत रहने वाले भारत के यह वीर सपूत ये 15 दिसंबर 1950 को चिर निद्रा में लीन हो गए। तो ऐसे महापुरुष जिनके जाने से भारत को एक बहुत बड़ी क्षति हुई और निश्चित रूप से इनका जो कार्य था वह काफ़ी प्रशंसनीय था। जितनी भी सराहना की जाए कम है। एक अखंड भारत का निर्माण करने में, एक एकीकृत भारत का निर्माण करने में इनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।